नमस्कार, राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। उत्तर प्रदेश में चुनाव इस वक्त सर पर है। चंद महीनों के बाद यूपी में सियासत का फाइनल मुकाबला होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही सत्ता पाने के लिए जाति और धर्म का खुल्लम खुल्ला इस्तेमाल किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सियासत में अपनी जगह तलाश रहे असदुद्दीन ओवैसी अब मजहब के नाम पर सियासत कर रहे हैं। 3 दिन के यूपी दौरे से पहले दिन ओवैसी ने मुस्लिम कार्ड खेला और अब उनकी पार्टी के नेता वही काम कर रहे हैं। ओवैसी ने अपने यूपी दौरे के पहले दिन बाहुबली अतीक अहमद और अतीक की पत्नी को अपनी पार्टी में शामिल करके मुस्लिम कार्ड खेलने की कोशिश की। उसके बाद 3 दिन तक ओवैसी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को सिर्फ भड़काते नजर आए और इन्हीं भड़काऊ बयानबाजियों पर ओवैसी पर बाराबंकी में केस दर्ज हो चुका है। लेकिन अब ओवैसी की पार्टी ने एक और नया दांव खेला है। अगर 11% यादव मुख्यमंत्री बना सकते तो क्या 19% मुसलमान अपने 19 एमएलए मजलिस के नहीं कामयाब कर सकते? मैं पैगाम दे रहा हूं उत्तर प्रदेश के 19% मुसलमानों को, अगर 11% यादव मुलायम सिंह यादव को, अखिलेश यादव को अपना मुख्यमंत्री बनाए तो क्या इस आने वाले चुनाव में 19% मुसलमान क्या मजलिस के एमएलए को कामयाब नहीं कर सकते? करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये ओवैसी का नया पैंतरा है। और नया पैंतरा क्या, ये बताते हैं आपको। दरअसल मायावती अपनी छवि को साफ सुथरा करना चाहती हैं। मायावती चाहती हैं कि एक अच्छी छवि के साथ वो चुनाव में आकर लाभ मिले। मायावती ने मुख्तार अंसारी को टिकट देने से मना कर दिया, तो ओवैसी की पार्टी ने बड़ा मौका तलाशते हुए ओवैसी की पार्टी ने मायावती के इस फैसले के चंद घंटों में बयान जारी किया कि मायावती ने मुख्तार अंसारी के साथ धोखा किया। खुलेआम ऐलान कर दिया गया कि मुख्तार अंसारी को वो टिकट देंगे, साथ ही अगर कोई भी मुसलमान हो ओवैसी की पार्टी उसे टिकट देगी। जब तक अतीक अहमद साहब, मुख्तार अंसारी साहब से इन लोगों को फायदा था, उनको निचोड़ रहे थे, तब तक के पार्टी में भी ले रहे थे और विधायक भी चुनाव का टिकट भी दे रहे थे। आज बुरे वक्त में उनके साथ ये खड़े नहीं हो रहे हैं और उनका टिकट काट रहे हैं और आज उनको अपराधी कह रहे हैं। मैं मायावती जी से पूछ रहा हूं कि क्या पहले मुख्तार अंसारी अपराधी नहीं थे पिछले चुनाव में? मैं ये आश्वासन देता हूं कि अगर मुख्तार अंसारी साहब चुनाव लड़ना चाहें तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दरवाजे उनके लिए खुले हैं और हम उनको टिकट देंगे। और मैं बाकी मुसलमानों से भी गुजारिश कर रहा हूं कि करोड़ों करोड़ों रुपए का टिकट जाकर इनसे मत खरीदें, अपने पैसे बर्बाद मत करें। तो यानी साफ है कि सेकुलर चलाने वाले नेता अब सत्ता के लिए सरेआम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। ना तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन हो रहा है और ना ही सेकुलरिज्म की चश्मे का। कट्टरता के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि हिंदू मुसलमान करेंगे, क्या हिंदू मुसलमान करके सत्ता पाएंगे? सवाल ये कि सत्ता के लिए गुंडा, बाहुबली सबको टिकट देंगे ओवैसी। खुल्लम खुल्ला हिंदू वर्सेस मुसलमान, आखिर क्यों भाईजान? सत्ता के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की अनदेखी आखिरकार क्यों? ये तमाम वो सवाल जिनके जवाब आप तलाशेंगे चर्चा के दौरान। राष्ट्रवाद में जो खास मेहमान हमारे साथ, उनका तारुफ कराते हैं। प्रेम शुक्ला जुड़ चुके हैं हमारे साथ, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। गीता भट्ट जुड़ चुकी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। धर्मेंद्र चौधरी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीएसपी से। और सैयद असद अब्बास जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक। और कपिल श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से। अब्बास साहब, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा कि आमतौर पर संविधान की, सेकुलरिज्म की दुआई देते हैं असदुद्दीन ओवैसी, ये उत्तर प्रदेश में आती रंग कैसे बदल रहे हैं? देखिए त्यागी साहब, सबसे पहले तो ये बात है, मायावती जी जो कहती हैं कि ये मुख्तार अंसारी मसीहा है, गरीबों के रॉबिन हुड हैं, 2007 में उन्हें भाई बताती हैं, उन्हें बहुत ही बड़ा न्योता देके उन्हें सर पर चढ़ाकर फलक तक बिठाती हैं। उसके बाद 2010 में वो फिर बदल जाती हैं, फिर 2017 में उनके रंग बदलते हैं। ये सियासत का खेल है त्यागी साहब, और कुछ नहीं है। ये मायावती को जहां पे सही लगा वो भाई बना, नहीं लगा वहां पे। तो असदुद्दीन ओवैसी भी यही कर रहे हैं कि ये मायावती जी, ओवैसी साहब भी यही कर रहे हैं क्या, कि जहां उनको धर्म निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता की बात नजर आई वहां वैसी बात कर दी। यहां करके उनको नजर आया कि उत्तर प्रदेश में 19% मुसलमान हैं तो हिंदू मुसलमान में बांट दिया जाए। देखिए, ओवैसी साहब वो हैं जो एक लीडर हैं, जो सिर्फ मुसलमान के लिए ही नहीं, जो दलित भाइयों के लिए भी काम कहते हैं।
हैदराबाद ओल्ड सिटी में जब फ्लड्स हुए थे, किसने हमारे भाइयों के लिए किया? दलित भाइयों के लिए। वहां के कॉर्पोरेटर्स, जो वहां पे हिंदू कॉर्पोरेटर्स भी हैं एमआईएम के, उन सब ने मिलकर उनकी पढ़ाई के लिए, सर, मैं असदुद्दीन ओवैसी के प्रोफाइल के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनके उत्तर प्रदेश की रणनीति के बारे में बात कर रहा हूं। जी बिल्कुल त्यागी साहब, मेरा कहना यह है कि अकबरुद्दीन ओवैसी, मैं सवाल पूरा कर लूं सर। अकबरुद्दीन ओवैसी पहले उनके भाई कहते थे कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दीजिए, हम दिखा देंगे कि हम क्या हैं। वो एक कौम को संबोधित करते थे। उसी पैटर्न पर नहीं है क्या असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश के अंदर? देखिए, जो उन्होंने कहा, ये मामला कोर्ट में है और कोर्ट जो चाहे उनको सजा दे सकती है अकबरुद्दीन ओवैसी को। जी हाँ त्यागी भाई, यहाँ पे बात हो रही है असदुद्दीन ओवैसी की। असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसा लीडर है त्यागी साहब, जो ना कि सिर्फ उनको मुसलमान 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 बताया जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं। उनका नारा सबसे पहले जय भीम का नारा लगाने वाले हैं असदुद्दीन ओवैसी। बार बार लगातार हमारे दलित भाइयों के लिए काम किया है, उनके लिए टिकट भी दिया है, और उसके साथ साथ वो चाहते हैं कि यूपी में भी सिर्फ मुसलमान नहीं, दलित भाइयों का भी रिप्रेजेंटेशन। अब्बास साहब, ये आप कह रहे हैं, उन्हीं के प्रवक्ता हैं आसिम वकार, वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जितने मुसलमान हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो सारे मुसलमान एआईएमआईएम के पास आ जाए, हर मुसलमान को टिकट हम देंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि सब जो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं इसके योग्य वो आ जाएं। उनका फोकस था कि हर मुसलमान एआईएमआईएम में आ जाए, टिकट हम देंगे, चुनाव हम लड़वाएंगे। मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास। कपिल श्रीवास्तव, मुझे बताइए जरा कि अभी तक तो कहा जाता कि सेकुलरिज्म सबसे बड़ा है, संविधान सबसे बड़ा है, अभी अभी अब्बास साहब कह रहे हैं कि जय भीम का नारा सबसे पहले दिया, तो बाबा साहब अंबेडकर की याद उनको पहले नहीं आई क्या, या भूल गए उनको? नहीं, आपका प्रश्न जायज है और ये वो उनको बताना भी चाहिए। मैं तो एक बात जानता हूं कि देश के अंदर सबसे बड़ी चीज अगर कुछ है तो हमारा संविधान, वो हमारा ग्रिड नॉर्म है, और उसके बाद उसके साथ हमारी जो विधियां हैं जो उससे विधि मान्यता लेती हैं, वो हमारे लिए आस्था का केंद्र बिंदु है। तो जब कहीं देश की बात होती है और राजनीति देश के लिए की जाती है और देश में रहने वाला सभी नागरिक उस सरकार के साथ होता है, वो सरकार उसके पाले होती है, तो हम किसी के साथ विभेद नहीं कर सकते। समाजवादी पार्टी का अपना एक ये मानना है। और दूसरी बात मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि देखिए, बंटवारे की राजनीति जो है वो अगर कहीं से कोई सीखता है तो वो सीखता अंग्रेजों से रहा, और अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल का फार्मूला अपनाया और काफी लंबे समय तक उन्होंने राज किया था। कुछ उन्होंने काले अंग्रेज भी छोड़ दिए थे। वो काले अंग्रेज जो है वो इस समय भी डिवाइड एंड रूल्स का अपना पैतरा आजमा रहे हैं। और मैं तो इस पद की बात ये कहना चाहता हूं कि भाई देखिए, संविधान को अगर आप सर्वोपरि करेंगे, अगर आप सभी धर्मों और जातियों में अपना एक जैसा एक रूपता रखेंगे, सभी वर्ग, सभी भाषा, भाषाई और प्रांतों में आप विभेद नहीं करेंगे, तो आप भारत माता के साथ चल रहे हैं। तो हम तो एक बात कह रहे हैं कि एहतराम करना चाहिए कि मादरे वतन है, हमें सभी भाइयों को एक साथ लेकर के चलना है। हमें किसी भी किस्म के धर्म और जाति, वर्ग और भाषा, भाषाई और प्रांत के विवाद में नहीं फंसना है। हमें असल एजेंडे पे काम करना है। ठीक है सर। हालांकि सपा की तरफ से एमवाई समीकरण को कैसे साधा जाता था, इस पर भी विषय में चर्चा होगी। आपने बातें बहुत अच्छी की हैं। प्रेम शुक्ला साहब, मेरा सवाल यह है कि अगर आप चुनाव में आना चाहते हैं तो मेरिट के बेस पर आइए ना। अगर आप चाहते हैं, अगर असदुद्दीन ओवैसी चाहते हैं कि एआईएमआईएम चुनावी तौर पर एक्सपेंशन करे उत्तर प्रदेश के अंदर, तो आके अपनी खूबियां गिनाएं। ये धर्म के नाम पर बांटने वाली राजनीति कहां से शुरू हो जाती है? नहीं आनंद जी, आपकी बात तो सही है कि उनको अपनी खूबियां गिनानी चाहिए, अपनी गुणवत्ता पर बात करनी चाहिए, लेकिन पहले गुणवत्ता के लिए गुण होना तो आवश्यक है ना। और क्या गुणवत्ता के योग्य गुण है उनके पास? उत्तर प्रदेश के विकास की क्या कोई ब्लूप्रिंट है? तो नहीं है। तो उनके पास है क्या? उनके पास है जिस तरह से मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, अभी उनके एक समर्थक कह रहे थे कि वो तो दलितों के लिए बहुत काम करते हैं, तो मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जगह मजलिसे दलित क्यों नहीं रखा इन्होंने नाम? दलितों का नाम क्यों नहीं शामिल किया उसमें? तो उसका कारण है कि आपकी पार्टी सिर्फ मुसलमानों के लिए बनी हुई थी, एक सांप्रदायिक दल था। उस सांप्रदायिक दल को अपने विस्तार करने की आवश्यकता महसूस होगी, तो वह सांप्रदायिकता के अतिरिक्त उसके पास क्या होगा जो लोगों को बांटेगा? असदुद्दीन ओवैसी से आप क्या अपेक्षा करते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो उत्तर प्रदेश को विकास के चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने के लिए किसी प्रकार का ब्लूप्रिंट लेकर आएंगे? वो उत्तर प्रदेश में जो है विकास की गंगा बहाने का काम करेंगे? तो इस तरह की कोई उनके किसी भी वक्तव्य में अगर उनका इस तरह का कोई बयान हो तो मुझे लगता है उद्धृत करने की आवश्यकता है, ताकि हम लोगों का जो अज्ञान है वो बढ़े
कि हमारा ज्ञान जो है दूर हो जी कि हम ठीक है सर। इससे पहले कि बाकी मेहमानों के पास में जाऊं, सैयद असद अब्बास कुछ कहना चाह रहे हैं आप ही की कमेंट को लेकर के, बताइए अब्बास साहब। प्रेम शुक्ला साहब जो भाजपा के प्रवक्ता है, उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में मजलिस को पकड़ा और मुसलमान को पकड़ा है। भाई साहब, आपको इत्तेहाद का मतलब मालूम है? इत्तेहाद मतलब है यूनिटी। यूनिटी हमारे दलित भाइयों के साथ, यूनिटी हमारे सिख भाइयों के साथ, ईसाई भाइयों के साथ, हिंदू भाइयों के साथ। ये यूनिटी और रिप्रेजेंटेशन की बात है, सिर्फ मुस्लिमीन नहीं है। इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्या माना? यूनिटी अलॉन्ग विथ मुस्लिमीन है। अब्बास साहब, आप ही के एक पूर्व नेता हैं, AIMM ओवैसी यूथ ब्रिगेड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है नाजिम अली, वो कह रहे हैं कि ढोंग कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में आकर के। वो इत्तेहाद की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन इत्तेहाद जैसा कुछ कर नहीं रहे। यहां के आप हिंदुओं को गाली देंगे, राम और सीता के नाम पर बंटवारा करने की कोशिश करेंगे, भड़काने की कोशिश करेंगे, तो उत्तर प्रदेश का मुसलमान आपके साथ आएगा नहीं। और कम से कम इत्तेहाद तो आप बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ये आप ही के नेता की कहना है। त्यागी साहब, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जो करता बुराई वो इंसान बुरा है। हम पूरा ठीक है सर, आपके इसी शेर को रोक करके पहले मैं सुनवा दे रहा हूं कि असदुद्दीन ओवैसी ने क्या था, फिर जवाब आप दीजिएगा। बेहतर स्थिति में होंगे जवाब देने की। कानून बना तो उसका इस्तेमाल यादव पर नहीं होता, उसका इस्तेमाल दलित पर होता है, आदिवासी पर होता है, मुसलमान पर होता है और उन दानिश्वरों पर होता है जो हुकूमत के खिलाफ होते हैं। ये लोग जेल को नहीं जाते, जेल को जाना हमारा मुकद्दर बन चुका है। हमारे नौजवानों की जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं। अब्बास साहब, बताइए जरा कि यहां पर कौन से इत्तेहाद की बात हो रही है? सबसे पहले तो त्यागी साहब, आपका सवाल बिल्कुल लाजिम है, वाजिब है, सही है। जो बात उठाई थी कि श्री भगवान राम के बारे में या सीता के बारे में, मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूं आपके शो पे त्यागी साहब, असदुद्दीन ओवैसी ने कभी भी कुछ भी खिलाफ बोला है, हालांकि इमाम हिंद बता के भगवान श्री राम का आदर किया है। और मैं भी इसी बात पे मानता हूँ। नाजिम अली जो नेता है, मुझे प्रेम शुक्ला बड़े भाई खत्म कर लेने दीजिए, 30 सेकंड में खत्म कराओ। नाजिम अली जो है, जो नाजिम अली जो आप नेता की बात कर रहे हैं, उनके और जो हाई कमांड है MIM के, उनकी खुद की एक सियासत है नाजिम अली की, जो उनकी बात नहीं चल रही है। ये बहुत आसान है सर कि आपकी पार्टी के कार्यकर्ता आपकी आइडियोलॉजी के विरुद्ध अगर बोलते तो आप कह दीजिए कि उनकी अपनी राजनीति चल रही है। AIMM के सदस्य थे ना वो नाजिम अली? जी जी बिल्कुल सदस्य थे। हाँ। और ये देखिए, हर पार्टी में हर तरह का एक डिफरेंसेस होते हैं। जैसे हमारी जमहूरियत है, लोकतंत्र है, डिफरेंसेस है। नाजिम अली की बात उनकी जगह, असद ओवैसी साहब की बात उनकी जगह। जी ठीक है। धर्मेंद्र चौधरी साहब, मुझे बताइए जरा कि आज की तारीख में, जैसे कि अब्बास साहब कह रहे हैं कि दलितों की बात करने के लिए तो अब वापस अवतरित हो चुके हैं उत्तर प्रदेश की जमीन पर असदुद्दीन ओवैसी, तो फिर क्या BSP की राजनीति कैसे चलेगी? आनंद जी, ये तेलंगाना हैदराबाद में क्यों सारी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ते ओवैसी साहब? और इनकी भाषा आप इनके भाषणों में देखिए, तकरीर में देखिए कि जो भाषा RSS और BJP बोलती है वही भाषा का इस्तेमाल ये करते हैं। क्या ये दूसरे मोहम्मद अली जिन्ना हैं? ओवैसी साहब को ये समझ आना चाहिए कि ये भारत का संविधान लिखने वाले बाबा साहब, परम पूज्य बाबा साहब के संविधान से देश चलता है। ये मोहम्मद अली जिन्ना की तकरीर से नहीं चलता। ओवैसी साहब को संयम बरतना चाहिए। इस उत्तर प्रदेश का मुसलमान और इस उत्तर प्रदेश की जिन्ना कौन से BJP के आदमी थे सर? उस वक्त तो BJP का उदय भी नहीं हुआ था। ये दोनों बातें साथ साथ कैसे चलेंगी? नहीं, आप कह रहे हैं कि BJP की भाषा बोल रहे हैं, वो जिन्ना भी बन रहे हैं। गोडसे कौन थे? गोडसे कौन थे? गोडसे के मानने वाले कौन है? गोडसे कौन थे? सावरकर सर, कौन थे? सवाल मेरा मोहम्मद अली नहीं है। जिन्ना ये पर, उन्हीं के जनसंघ तो पर या भारतीय बैठे जनता हुए पार्टी कैसे बनी, इसके ऊपर नहीं है ना। सवाल मेरा ये है कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जमीन पर असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के और दलितों के मसीहा होने का दावा ठोक रहे हैं। BSP की जो USP है, BSP का जो वोट बैंक है, वो भी दलित समाज से आता है, मेजर वोट बैंक जो है। तो कोई कितना ही दावा नहीं, आनंद जी सुनिए, दावा तो कोई कितना ही ठोक दे, दावा तो ये BJP के लोग भी ठोक रहे हैं कि हमने मुसलमानों के भले के लिए गंगा बहा दी।
ये हिंदुओं के लिए भी ठोक रहे हैं बीजेपी वाले कि हमने इनके लिए गंगा बहा दी। कौन सी गंगा बह गई? क्या देश की आज हालत है? जीडीपी दर कितनी नीचे है? सवाल आपसे क्या पूछ रहा हूं, सब जवाब आप क्या दे रहे हैं? मुख्तार अंसारी तो बहन जी के भाई थे ना। बता रहा हूं आपको, मुझे तो बोलने दीजिए। मुख्तार अंसारी तो बहन जी के भाई थे ना एक समय में, अब अचानक से भाई बहन के रिश्ते में दरार कैसे आ गई? अरे भाई साहब मुझे बोलने दीजिए। मुझे आप ये बताइए कि ओवैसी साहब ने पहले भी आकर के उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा, क्या उखाड़ लिया था इन्होंने? कितनी सीटें इनको मिली थी? कितने वोट इनको मिले थे? ये दोबारा आ गए। ये आरएसएस की कठपुतली हैं ओवैसी जो हैं, ये बीजेपी की बी टीम के रूप में उत्तर प्रदेश। अच्छा, बहुत आम आरोप हो चुका है ऐसा कि असदुद्दीन ओवैसी के बारे में जब भी सवाल पूछा जाए कहा जाता है कि बीजेपी की बी टीम है। गीता भट्ट, मैं चाहूंगा इस पर आपको कमेंट चाहूंगा मैं आपसे कि असदुद्दीन ओवैसी की एक तरफ बातें करें तो हमेशा बात करते हैं कम्युनिज्म की, वो बात करते नजर आते हैं हिंदू मुस्लिम में ध्रुवीकरण की, बाकी लोग कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम है। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी ने, अनंत जी, जब भी उन्होंने सरकार में अपनी भागीदारी उनकी पार्टी ने करी है तो वो तो उन्होंने कांग्रेस के साथ करी है। आपको मालूम है यूपीए 2 में वो कांग्रेस के साथ थे, उसके बाद तेलंगाना में वो किसके, टीआरएस के साथ खड़े हैं। तो जब सरकार बनाने की बारी आती है तो तब तो वो कांग्रेस के साथ जाके खड़े हो जाते हैं। तो वो जो ये आरोप लग रहा है कि वो बीजेपी की बी टीम है, वो कैसे कह रहे हैं समझ में नहीं आ रही। बहरहाल, जो ओवैसी जी अपनी जिस प्रकार की वो भाषा का प्रयोग करते हैं और जिसके लिए वो जो है कुख्यात है, मैं कहूंगी, जिस प्रकार की भाषा का वो उपयोग करते हैं, वैसे ही वो भाषा जैसे बाकी भाषणों में करते हैं, उत्तर प्रदेश में भी आकर उसी प्रकार की वो जो विश्व भरी बातें हैं उन्हें करने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी अब्बास साहब जो है इत्तेहाद का अर्थ बता रहे थे, तो अगर आप उनकी जो पार्टी का जो अर्थ है उसका अर्थ आता है यूनिटी ऑफ मुस्लिम, ऑल इंडिया यूनिटी ऑफ मुस्लिम, मतलब यूनिटी है, एकता, लेकिन किन की? मुसलमान की। तो जिस पार्टी का नाम ही है, और अगर आप पार्टी की वेबसाइट पे चले जाएं तो वहां साफ लिखा है कि उनका जो वो पार्टी बनी ही इस उद्देश्य से है कि मुसलमानों का उद्धार करना है। वो बाकी पूरे समाज के उद्धार की बात करने में उनका कोई ज्यादा विशेष रुचि नहीं है जी। और उनकी बातें भी बिल्कुल वही बता रही है। आप जिस प्रकार से मुख्तार अंसारी जैसे, जिनके ऊपर 50 से ज्यादा केस दर्ज है, जिसके ट्रायल चल रहे हैं, पूरी दुनिया को मालूम है कि वो किस प्रकार की उनकी गुंडाई रही है उत्तर प्रदेश में, ऐसे व्यक्ति को सिर्फ आस्था के आधार पर नहीं, जिताऊ कैंडिडेट की भी एक परिभाषा होती है ना, जिसके पास बाहुबल हो, जिसके पास धन बल हो, जिसके पास कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हो, हत्या के मुकदमे दर्ज हो, उसको जिताऊ कैंडिडेट की परिभाषा में रखा जाता है। शायद इसलिए उनको भा रहे हैं वो। मैं वापस लौट रहा हूं, लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि 3 दिन के ट्रिप के बाद ओवैसी उत्तर प्रदेश से फिलहाल निकल चुके हैं, लेकिन पिछले 3 दिनों में जिस तरह से अपनी बात जनता के सामने रखी असदुद्दीन ओवैसी ने, उससे साफ झलकता है कि वो ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। जरा सुनिए आप कि कल बाराबंकी में वो कैसे योगी और मोदी सब पर बरसे। इंसानियत अपनी सांसें तोड़ रही थी, ऑक्सीजन नहीं मिलने की बुनियाद पर लोग तड़प रहे थे, बिस्तर तलाश कर रहे थे। तो ये ऐसी हुकूमत योगी और मोदी की कि अवाम को ऑक्सीजन पहुंचाए, दवा पहुंचाए, लाशों को जलाने के लिए लकड़ी पहुंचाए या जमीन दिए, वो नहीं किए। मस्जिद को जाकर शहीद कर दिए, 100 साल पुरानी मस्जिद को, और रातों रात उस मलबे को उठाकर फेंक दिया गया। और तोड़ने की वजह क्या बताई गई कि एसडीएम साहब का घर बाजू था, एसडीएम साहब को फजर की अजान से तकलीफ होती थी, तो उन्होंने कहा कि मस्जिद को तोड़ दूं क्यों, हमारे बाप की जागीर है कि तुम्हारी नींद खराब होगी और तुम मस्जिद को तोड़ दोगे। क्या कानून नहीं है भारत में? क्या संविधान खत्म हो चुका भारत में कि एसडीएम बगैर कोर्ट के ऑर्डर के तोड़ देगा? आप बताइए। तोड़ दिया गया। और ये कौन थे एसडीएम? पूछो, मैं मीडिया के सामने पूछ रहा, अखिलेश यादव को पूछो। इनका एक भाई धर्मेंद्र यादव एमपी है, था, अभी हार गया बदायूं से। मेरे सामने पार्लियामेंट में धर्मेंद्र यादव ने ये जो एसडीएम की मौजूदगी में बदायूं की मस्जिद को शहीद किया गया, धर्मेंद्र यादव ने उसकी शादी में शिरकत की थी, पार्लियामेंट में उसके लिए सवाल उठाया था। ये आपके लोग हैं और आप असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस पर उंगलियां उठाते हैं।
क्यों नहीं बोले सपा और बीएसपी कांग्रेस वाले कि योगी सरकार ने गैर कानूनी तरीके से बाराबंकी की मस्जिद को शहीद कर दिया। सैयद अब्बास, मेरा सवाल आपसे कि बार बार बाबरी मस्जिद को लेकर के भ्रम फैलाने की कोशिश क्यों की जाती है? असदुद्दीन ओवैसी कानून की बात भी करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या था याद नहीं क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल त्यागी साहब, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था हम सब ने सुना है, लेकिन बात तो यह है, ठीक है बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, चलिए मान लेते हैं कि राम जन्मभूमि की जगह है वहां पे, लेकिन जिस लोगों ने शहीद किया, बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन किया, उनको तो आपको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उनको सजा नहीं मिलती, ये बात है। और दूसरी बात जो गीता भट्ट जी बोल रही थी, जिसको मैं बहुत ही आदर करता हूँ, बहुत नॉलेजेबल है, लेकिन गीता जी बात ये है यहाँ पे, चलिए मान लेते हैं मुख्तार अंसारी को टिकट देना गलत है, बड़े गंदे गलत आदमी है, लेकिन क्या प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो टेरर अक्यूज्ड है यूएपीए मालेगांव ब्लास्ट की, जो दादूराम गौड से जिंदाबाद बोलती है, ये सही है क्या? भाजपा, प्रेम शुक्ला साहब, भाजपा टिकट दे सकती है, क्यों नहीं एमआईएम टिकट दे सकती है मुख्तार अंसारी को? बताइए, जवाब दीजिए। प्रेम शुक्ला साहब जवाब दीजिए इस बात का, सवाल सीधा आप ही से। नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। साध्वी प्रज्ञा को परमवीर सिंह ने फर्जी मामले में फंसाया और मालेगांव के कोर्ट का ट्रायल को कृपा करके फॉलो कर लीजिए। क्या मुख्तार अंसारी सारे मामले में फंसाए गए? मुख्तार अंसारी के सारे मामले, अपहरण के मामले, हत्या के मामले, उगाही के मामले टेरर और कन्विक्शन के दर पर है, और तमाम उनकी संपत्तियां कुर्क की गई, तो उसको कोर्ट की आदेश पड़ी है। हाँ, दिखा दीजिए मुझे कोर्ट का मालेगांव का ट्रायल फॉलो कर लीजिए, मालेगांव के ट्रायल को फॉलो कर लीजिए, मालेगांव के ट्रायल को फॉलो कर लीजिए। बड़े भाई, मैं तर्क वाली बात कर रहा हूँ, बताइए। अब सुनो तो सही, सुनिए तो सही, परमवीर सिंह ने जनाब सुन तो ले, जनाब सुन तो ले, अब सुनेंगे नहीं? बताइए बड़े भाई, बताइए। हाँ सुन ले, बहुत बढ़िया बात। मालेगांव विस्फोट कांड में मुस्लिम अभियुक्तों के खिलाफ जहां पर उन्होंने विस्फोटक बनाए थे, वहां की बाकायदा फॉरेंसिक रिपोर्ट कहती है कि विस्फोटक यहाँ बनाए गए थे और उन लोगों को छोड़ दिया गया। आपको पता है जो गाड़ी वहां पे जब्त हुई थी, वो गाड़ी, और आपको कुछ पता है? नहीं, आपको ये जानकारी है कि आपको जानकारी है क्या केस की? जो गाड़ी की आपको जानकारी ही नहीं है। लगाया गया था वो साध्वी प्रज्ञा की गिरफ्तारी गाड़ी है, गाड़ी कोर्ट ने ये भी कहा गाड़ी की बरामदगी बाद में है। मुख्तार अंसारी जिस गाड़ी के आधार पर आपने गिरफ्तार किया है, फिर आप उस गाड़ी की बरामदगी बाद की है। एक सेकंड सर, चर्चा हमारी डिरेल हो रही है। सैयद असद अब्बास, प्रेम शुक्ला, चर्चा डिरेल हो रही है सर। चर्चा मालेगांव ब्लास्ट को लेकर नहीं है, चर्चा साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को लेकर के नहीं है, चर्चा सिर्फ यह है कि असदुद्दीन ओवैसी को मुख्तार अंसारी के अंदर ऐसा क्या नजर आता है कि उनका हाथ दामन थामने को तैयार हो जाते हैं। 46 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं मुख्तार अंसारी के ऊपर अब्बास साहब, जिसमें कि हत्या का मामला भी शामिल है, इसमें एक्सटॉर्शन का मामला भी शामिल है, इसमें अपहरण का मामला भी शामिल है। त्यागी साहब बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूं त्यागी साहब, जब कर्नाटक के असेंबली इलेक्शंस हुए थे 2018 में, वहां पे मैं यहाँ पे उम्मीदवार था, आई वाज वन ऑफ द एमएलए कैंडिडेट, और मैं आपको बता दूं, कोई भी कन्विक्टेड, नॉट ट्रायल, कन्विक्टेड को आप टिकट नहीं दे सकते, लेकिन यहाँ पर मुख्तार अंसारी कन्विक्टेड नहीं है, तो संविधान के हिसाब से इनको टिकट दिया। संविधान के हिसाब से मुझे छोड़ दीजिए सर, अगर किसी आदमी पर 46 मुकदमे दर्ज हैं, अजय राय के भाई की हत्या का मुकदमा उन पर चला था, वो कोर्ट से बरी हुए, हालांकि कृष्णानंद राय वाले में उनका नाम सबसे पहले सामने आया था, उसमें भी कोर्ट से जमानत हुई, लेकिन उसके अलावा 46 मुकदमे हैं सर ऐसे। जी देखिए त्यागी साहब, ये मेरा मानना नहीं है, ये संविधान और कोर्ट का मानना है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। हाँ, तो बांदा जेल में किस लिए है वो? उनका ट्रायल चल रहा है बड़े भाई, ट्रायल चल रहा है। अच्छा मुझे बताइए, मैं वापस लौट रहा हूं, कपिल श्रीवास्तव मुझे बताइए जरा कि क्या वाकई दूध के धुले हैं क्या मुख्तार अंसारी? समाजवादी पार्टी कोई न्यायाधीश तो है नहीं कि हम बता दें कि वाकई कौन दूध का धुला हुआ है, कौन दूध का धुला हुआ नहीं है, क्योंकि ट्रायल्स अगर चल रहे हैं तो ये तो माननीय न्यायालय के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप हो जाएगा और मैं गैर विधिक काम नहीं कर सकता। लेकिन मैं तो एक चीज कह रहा हूँ, लेकिन सर पब्लिक परसेप्शन तो आप बता सकते हैं ना, छवि क्या है समाज के अंदर, ये तो बता सकते हैं ना। जी पे भी 302, 307 के मामले चल रहे हैं। अब आप हमें ये बता दें कि हम कैसे माननीय मुख्यमंत्री जी को किस रूप से देखें, यशस्वी मुख्यमंत्री के रूप में देखें या एक क्रिमिनल के रूप में देखें। तो मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये तय करना न्यायालय का काम है, वो विधि के अंदर आएगी चीजें।
आज बहन मायावती जी ने क्यों किया और कैसे किया, इसका जवाब उनको देना है। लेकिन समाजवादी पार्टी तो साफ में कहती रही है कि 2017 में ही हमने शुचिता का यज्ञ किया और उसी यज्ञ के तहत हमने अपनी जो सरकार बन सकती थी उसकी कुर्बानी दी। और काम बोलता है के नाम पर चुनाव लड़ा और काम बोलता है के नाम पे आज भी लड़ेंगे। अगर सत्ता, लेकिन आपने काम बोलता तो कहा सर, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि आपने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के साथ छल किया है। एमवाई समीकरण के साथ आपने जीत जरूर हासिल की होगी, लेकिन मुसलमानों के लिए कुछ किया नहीं समाजवादी पार्टी ने। नहीं, हम एक चीज कह रहे हैं कि भाई कोई व्यक्ति अगर आपका चुनाव लड़ने आ रहा है तो वो आपसे क्या कहेगा कि साहब बहुत अच्छे आदमी थे, ये तो बड़े अच्छा काम किए, वो तो नहीं कहेंगे ना। वो इनका हक है और हम उनको जवाब क्यों दें? इनको जवाब देगी जनता। 2022 में सबको जवाब जनता को तो बताओगे ना सर। असदुद्दीन ओवैसी ने तो बता दिया कि आपने कुछ नहीं किया, उन्होंने आपको ठप्पा मार दिया आपके ऊपर कि आपने कुछ नहीं किया मुसलमानों के लिए। नहीं अरे भाई भारत सरकार है क्या कि जो ठप्पा लगा दिया कोई एजेंसी है? बात उसकी नहीं। हमको जो चुनाव के एजेंडे पे हम अपने एजेंडे पे कायम है। हाँ। हमारा एजेंडा है कि वर्तमान समय में हमारे नागरिकों के जो अधिकार का अतिचार हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, जो उसने अपने संकल्प पत्र के वादे लागू करने थे वो लागू नहीं किया, जो किसानों के साथ उन्होंने धोखा और दगेबाजी की, जो उन्होंने क्रिमिनलों के साथ एक तरफा व्यवहार किया और अपने क्रिमिनलों को पोषित और पाचित करने का काम किया, जो उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर एक राम राज्य की जगह मदिरा। अच्छा माफ कीजिएगा श्रीवास्तव साहब को रोक रहा हूं, लेकिन सर मुझे हंसी इस बात को लेकर के आती है, समाजवादी पार्टी भी कहते हैं कि फला पार्टी ने किसी अपराधी को टिकट दे दिया। सर अगर मैं सिर्फ पिछले 2 टर्म की आपकी बात करने बैठ जाऊंगा, या जिसमें अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे, उसमें अगर आप विधायकों का मंत्रियों की लिस्ट निकाल लेंगे तो तकरीबन 43-44% ऐसे हैं जिनके ऊपर गंभीर मामले दर्ज थे, जिनको आपने टिकट दिया। गायत्री प्रजापति के नाम से लेकर के और रविदास मेहरोत्रा के नाम से लेकर के तमाम लोग ऐसे हैं, और आप लोग भी तस्दीक करते हैं कि फला पार्टी ने अपराधियों को टिकट दे दिया। अनंत जी 2017 में हमने शुचिता का यज्ञ किया और वो ही इन लोगों को भी करना चाहिए। मैं एक बात कह रहा हूँ, 2017 में जो भारतीय जनता 12 से 17 के बीच में कौन सी शुचिता का पालन किया सर, और किसानों के लिए गरीबों के लिए जो किया वो भी मैं बता दूंगा आपको। यहाँ पर धर्मवीर चौधरी कुछ कहना चाह रहे हैं सर, मैं वापस लौट रहा हूँ आपके पास। चौधरी साहब बताइए। आनंद जी, आज आपको डिबेट इस बात के लिए करनी चाहिए थी कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कितना बड़ा जज्बा दिखाया कि अपराधियों को उन्होंने पार्टी से बाहर किया, और इस 70 साल के भारत के आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कोई नेता बताइए, ऐसा कोई मुख्यमंत्री बताइए जिन्होंने अपने आवास, सरकारी आवास पर बुला करके अपने मंत्री, विधायक, सांसदों को जेल भिजवाने का काम किया हो। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी संविधान से उत्तर प्रदेश में कानून के द्वारा कानून का राज हो। नहीं, बातें करने में अच्छी लगती है सर। मुझे बताइए, जब मुख्तार अंसारी को भाई बताया जा रहा था, देख लिया, जब मुख्तार अंसारी को भाई बताया जा रहा था, तब वो अपराधी नहीं थे क्या? कह रहा हूं आपसे कि जब मुख्तार अंसारी को भाई बताया जा रहा था चौधरी साहब, तो क्या तब वो अपराधी नहीं थे क्या? नहीं कराया। आप मुझे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में बहन जी के शासन में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था मैं बताता हूं सर। आप मुझे बताइए। तिलक, तराजू और तलवार, उनको मारो जूते चार, बयान किसका था? ये नारा किसका था? अपराध ये मुझे बताइए ना, ये आपका बयान है। ये नारा किसका था? मीडिया का बयान है। ये नारा किसका था? रैली की फुटेज निकाल के दिखाऊं आपको क्या? ये बयान रैली की फुटेज निकाल के आपको दिखाऊं? ये आपके नेताओं ने क्या क्या बयान दिए थे, दिखाया जाए आपको? हाँ दिखाइए। बिल्कुल, मैं चैलेंज करता हूं आपको। मैं खुद चौधरी साहब को चैलेंज करता हूं इस बात को लेकर के कि अगर ये नारा बीएसपी की तरफ से ना दिया गया तो बात है। मैं चैलेंज करता हूं आपको, दिखाइए। हाँ। ये मैं क्या कह रहा हूं, आप दिखाइए। अगर आपके पास कोई तथ्य है तो दिखाइए। बिल्कुल दिखा दूंगा सर, थोड़ा सा वक्त लेगा, मैं अभी आपको दिखा दूंगा वो चीजें, उसकी फिक्र मत कीजिएगा। मिसकोट नहीं करूंगा किसी चीज को मैं। दिखाइए। मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? इतना मैं वो दिखाऊं, इतना बाकी मेहमानों से इसी के ऊपर राय ले। तो प्रेम शुक्ला बताइए जरा कि नारा दिया गया था कि नहीं दिया गया था? ये नारा 1994 तक लगाते थे, जब तक भारतीय जनता पार्टी ये मनगढ़ंत बातें करना है आनंद जी, आप बंद कर दीजिए। सरकार में नहीं बैठ गई। ये मनगढ़ंत बातें, ये अफवाह उड़ाना आप बंद कर दीजिए। जब आपको कोई, हमारा नारा क्या है आनंद जी? हमारा नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। जिसकी जितनी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की सच्चाई क्या ये भी बता दूंगा। मुख्तार अंसारी के साथ रिश्ते में कैसे खटास पड़ी मैं ये भी बता दूंगा। भाई से जब मुख्तार अंसारी का भी भाई हुआ करता था मायावती जी का, अब वो कैसे उनको पार्टी तक में लेने को तैयार नहीं है, इसके बीच की कहानी क्या मैं ये भी बता दूंगा। इस बात की फिक्र मत कीजिएगा। प्रेम शुक्ला जी अपनी बात आप कहिए।
मैं आपसे देखिए, क्या कह रहा बहुजन हूँ, समाज अपराधियों पार्टी को जाति अपराधियों के की जगह द्वेष जेल के फैलाने पीछे के है। आधार पर ही, अपराधियों जातीय की द्वेष जगह फैलाने जेल के के आधार पीछे पर है। ही आदरणीय बहुजन बहन समाज कुमारी मायावती पार्टी जी का उदय ने हुआ। 1.5 लाख इस से तथ्य ज्यादा कौन अपने नकार शासन में सकता है? अपराधी मारे गए या धर्मवीर प्रत्येक चौधरी को साहब, कर सकता अब बौखलाने की है। जरूरत नहीं है सर। अगर आपके आज हिसाब से प्रदेश में, अफवाह है वो, उत्तर प्रदेश तो में शांत रह के सुनिए ना बाकी लोगों को। अपराधियों का बोलबाला है। बौखलाने की जरूरत क्या है? मैं लौट रहा हूं आपके पास। नहीं, सुन बहस रहा हूं लगातार जारी रहेगी सर। मैं सुन रहा 30 हूं आपकी सेकंड बात। का मैं ब्रेक लूंगा जब आपसे, और इसी 30 सेकंड में बता देते पहले दर्शकों को कि अब तक की बढ़ चुके हैं। और इस वक्त धर्मवीर चौधरी को इन हेडलाइन से पहले आपत्ति थी कि तिलक तराजू और तलवार के जो बयान दिया गया, इसको कोट किया गया, उसके ऊपर प्रेम शुक्ला बताइए जरा कि नारा बीएसपी की तरफ से बुलंद था कि नहीं था? निश्चित तौर पर प्रेम शुक्ला को ठेकेदार है लंबे कैसे? समय तक था। अरे सुन तो लीजिए सर, बाकी लोगों से पूछूंगा। समाजवादी पार्टी के लोग भी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ हैं। आप अकेले थोड़ी ना सच्चाई के धुरे हैं सर। जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं, आप दिखाइए। ये ध्वनि प्रदूषण शांत का तो क्या रखिए हो सर। सकता है अनंत जी? जी प्रेम शुक्ला जी। अनंत जी, ध्वनि प्रदूषण से कुछ आगे नहीं होने वाला है। ये 136 करोड़ क्यों लोगों को चीख धोखा देने चिल्लाने वाले की लोग, आवाज जरा ये प्रेम शुक्ला क्या कीजिए। बताएंगे? जो जाति और धर्म की देखिए, बकवास राजनीति किए जा रहे में हैं। लटके हुए हों, ये क्या बकवास बताएंगे किए मुझे? जा रहे हैं, ये बकवास किए जा रहे हैं। अब ये बकवास तो आप कर रहे हैं। ये बकवास तो आप कर रहे हैं। चुप। आपको बकवास करनी तेरे है। पीछे बोल सर शालीनता का पालन करें। आपकी देश और प्रदेश देख रहा है। धर्मवीर चौधरी, शालीनता का पालन करें सर। आपकी बातें सब लोगों ने सुनी, तो आप उनकी बातें भी सुनिए ना। आपको जो आपत्ति होगी, आपका टेक लेने के लिए मैं वापस लौटूंगा आपके पास। जो प्रेस वाले ये अफवाह उड़ाते हैं, ये जो प्रेस वाले अफवाह उड़ाते हैं, इसको दिखाइए आप मुझे। अगर आप सच्चे पत्रकार हैं तो आप मुझे रिकॉर्डिंग दिखाइए आप मुझे। मैं इसीलिए आपसे बहस बार बार कर रहा हूं। मैं आपसे बार बार इस बात को कह रहा हूं। जी, आपका प्रश्न मुझसे है, ये क्यों गधे की तरह रेंग रहा है? हाँ, गधों की तरह नहीं, शालीनता से बात करते हैं सर। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते प्रेम शुक्ला जी। चर्चा की मंच की गरिमा बनाए रखिए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना कीजिए। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना आप कीजिए क्यों गधा की तरह रख रहे हैं? आप क्यों गधा की तरह रख रहे हैं? सर। ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें तो मजबूरन मुझे ऑडियो से डाउन करानी पड़ेगी। मैं बाकी लोगों के पास लौट रहा हूं सर, लेकिन उससे पहले जब ओवैसी की बात चल, इस बारे में भी हम लोग चर्चा रखेंगे सर। लेकिन इसी बीच ओवैसी पर अब तक बीजेपी ने क्या क्या खुलेआम पलटवार किया और ओवैसी ने बीजेपी पर क्या वार किया। उत्तर प्रदेश में मन से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री योगी को कैसे कोसते रहे हैं, लेकिन इस बार अपनी स्ट्रैटेजी बदल करके मन से मुसलमान न तो चिल्लाए रहे, लेकिन उनके निशाने पर बीजेपी के साथ बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी भी है। सुनाते हैं आपको बाराबंकी में उन्होंने और कुछ क्या कहा। इस बात को समझिए, इस बात को कि अगर आज आप बेदार नहीं होंगे, आप सिर्फ वोट डालते आए इन तमाम लोगों को, मगर क्या कभी आपने सोचा कि आपको क्या मिला? क्या मिला? उत्तर प्रदेश में 60 साल से आप सेकुलरिज्म के नाम पर वोट डालते आए हैं। मैं सेकुलरिज्म के खिलाफ नहीं हूं, मैं उस सेकुलरिज्म के खिलाफ हूं जो पॉलिटिकल सेकुलरिज्म, जो सियासी सेकुलरिज्म है। पूछिए, कभी आप खुद अपने आप से सवाल करिए कि बहुजन समाज हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, बीजेपी हो, क्या इनके मन से लफ्ज मुसलमान निकलता है? कभी आपने सुना इनके मन से मुसलमान का लफ्ज सुनते हुए? क्यों नहीं बोलते मुसलमान? क्यों नहीं बोलते मुसलमान का नाम क्यों नहीं लेते? क्या भारत के 14% आबादी भारत के अव्वल दर्जे की शहरी नहीं है कि तुम अपनी जबान पर हमारा नाम लेने से कतराते हो? तुम क्यों डरते हो? क्यों शर्मिंदगी महसूस करते हो? यह सवाल मेरा बीजेपी से भी है, सपा से भी है, बीएसपी से भी है। आज ये माहौल बनाकर रख दिया गया कि ये बड़े बड़े लोग जो वोट तो चाहते हैं मगर नाम लेना पसंद नहीं करते मुसलमानों का, और ओवैसी पर उंगलियां उठाते हैं। मैं नाम लूंगा मुसलमानों का जब तक जिंदा रहूंगा। इसलिए क्यों लूंगा बताता हूं। इसलिए कि भारत के कानून के लिहाज से मुसलमान माइनॉरिटी है। भारत के संविधान आर्टिकल 29 और 30, 29 और 30 के मुताबिक अक़लियतों को हुकूक दिए गए जिसमें मुसलमान शामिल हैं। मगर ये लोग कुछ आवाज नहीं उठाएंगे, खामोश बैठे रहेंगे। अब इलेक्शन आ गया तो सब बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें करेंगे। अरे
आवाज तो उठाओ, बात तो करो, मगर लफ्ज मुसलमान का नाम लेना नहीं चाहते। उत्तर प्रदेश के मुस्लिम अक़लियत को मैं ये पैगाम देने आया हूं कि आप वोट डालती आए, मगर आप नेता कब बनेंगे? लगातार हम लोग बात वही कर रहे हैं कि जब नेता मंच पर चढ़ता है तो क्यों धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश की जाती है, क्यों जाति के नाम पर बांटने की कोशिश की जाती है। मैं फिर वापस अब्बास साहब आपके पास में आऊंगा। तरमीम चौधरी साहब आपके पास में रिएक्शन लेने के लिए आऊंगा, चिंता मत कीजिएगा आप। अब्बास साहब बताइए जरा, आप कह रहे थे कि किसी एक धर्म की पार्टी नहीं, किसी एक धर्म को नहीं कहा जा रहा, फिर सुना आपने ओवैसी साहब क्या कह रहे हैं? जी त्यागी साहब, ओवैसी साहब जो कह रहे हैं ये बिल्कुल सही बात है। मैं आपको बताता हूं क्यों। ये जो तमाम सेक्युलर नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी पार्टी हो, सपा हो, बसपा हो, ये क्यों नहीं मुसलमान का नाम लेते हैं? क्यों नहीं कहते कि ये हमारे भाई हैं? क्यों नहीं कहते कि हम आपको नौकरी नहीं? तो मुझे बताइए, हिंदुस्तान के अंदर किसी भी धर्म या किसी भी जाति का नाम लेकर बोलने की जरूरत क्या है कि हमारे भाई हैं? देखिए तो नारा है ना सर, हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। जी बिल्कुल त्यागी साहब, बिल्कुल हिंदू मुस्लिम भाई भाई, मैं आपकी बात से राजी हूँ। ओवैसी साहब तो नहीं कह रही है। अगर आपको इंक्लूजन करना है तो क्यों नहीं करते इंक्लूजन? एक्सक्लूसिव क्यों कर देते हैं? बस ओवैसी साहब की बात और नारा और सवाल यही है। लेकिन गीता भट्ट मुझे बताइए सर, मैम की परसेप्शन कैसे बिल्ड किया जा रहा है? कहां से लगातार मुस्लिम समाज के लोगों के दिमाग में ठूंसा जा रहा है कि आपको एक्सक्लूड किया जाता है, आपको कोई पूछता नहीं, आपका कोई नाम नहीं ले रहा? आनंद जी, जब 19 में सरकार दोबारा से आई थी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, तो जो सबसे पहला कैबिनेट डिसीजन लिया गया था उसमें सबसे पहले ये था कि जो अल्पसंख्यकों के में जिस प्रकार से स्कॉलरशिप दी जाएगी, उनको वजीफा देने की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट करी गई थी सरकार के द्वारा। और जो बात जहाँ पे जो ओवैसी जी का भाषण आपने अभी तो सुनाया, उसमें उनका जो जिस प्रकार से वो मुसलमानों को इस तरह से अलग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, विकास की जब बात हो रही है तो क्या वो इंक्लूजन विकास में जो अभी अब्बास साहब कह रहे थे, इंक्लूजन का मतलब है समाज के जितने भी तबके हैं उन सब का उसमें विकास हो, चाहे किसी भी जाति धर्म आस्था का व्यक्ति हो। लेकिन जो ये तुष्टीकरण की राजनीति है, जिसे कि बड़े लंबे समय तक इस देश में मुसलमान इस तुष्टीकरण की राजनीति के शिकार रहे हैं, और वही कारण है कि आज भी उसी को भुनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। आप अपने आप को अलग क्यों समझते हैं? आप इस समाज का भाग हैं, आपको समाज की मुख्य धारा के साथ जुड़कर आगे बढ़ना चाहिए। आप एक स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों चाहते हैं? बिल्कुल, ये उठता है। मैं बताता हूं सवाल तो यही, अब्बास साहब मैं लौट रहा हूं, देखिए सवाल तो यही है कि क्या किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत पड़ती है कि आप भी हिंदुस्तानी हैं? क्या कोई किसी को सर्टिफिकेट चाहिए क्या कि आप भी समाज का हिस्सा हैं? अगर हर व्यक्ति बराबर का हिस्सेदार है समाज का, तो फिर नेता क्यों बांटने की कोशिश करते हैं? और आपने कहा कि मुसलमानों को पूछता नहीं। मैं चाहूंगा कि कपिल श्रीवास्तव आप बताइए जरा, समाजवादी पार्टी तो MY समीकरण की बात करती थी कि मुस्लिम और यादव हमारे अपने हैं, ये एलिगेशन तो आपके ऊपर भी है कपिल श्रीवास्तव जी। गीता भट्ट की बात, अब्बास साहब मैं लौट रहा हूं आपके पास सर। कपिल जी दीजिए त्यागी साहब 10 सेकंड। मैं बोलूं? जी बताइए कपिल श्रीवास्तव। जी त्यागी साहब, मैं एक बात कह रहा हूं, MY समीकरण जो हमारे ऊपर आरोप लगाया गया है, ये एक नैरेटिव सेट किया गया है। क्योंकि बहुत स्पष्ट सी बात कह रहा हूं, हमने 4 बार सरकारें बनाई हैं और किसी एक व्यक्ति के वोटों से बनने वाली सरकार नहीं है। विभिन्न धर्म जाति भाषाई के लोग जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उन्होंने हमारी 4 बार सरकार बनाई। लेकिन हमने पार्टिसिपेशन सबका किया, उत्थान करने की पूरी कोशिश की। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमने 100% उत्थान कर लिया। मैं सर आपसे मुसलमानों के बारे में पूछ रहा हूं। MY समीकरण था, इस बात को नकारिए मत सर। 2012 से 17 के अंदर जितने मलाईदार पदों पर लोग आसीन हुए थे वो कौन कौन थे, किन किन लोगों के मुकदमे वापस होते थे, किन लोगों के मुकदमे दर्ज नहीं होते थे, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मुझे बताइए कि मुसलमानों के लेकर के 2012-2017 के बीच में आपने काम किया कि नहीं किया? मैं तो सिर्फ स्पष्ट और आपको एकदम सीधी बात कह रहा हूं कि ये एक नैरेटिव है जो हमारे खिलाफ सेट किया गया, लेकिन इसमें सच्चाई नहीं। हम सभी के मतों को लेकर के ही बने और सबके लिए ही हमने अपने नियम बनाए, अपने जो विचारधारा थी उसके आधार पे हमने नीतियां लागू की और प्रदेश का विकास किया। आज भी भारतीय जनता पार्टी अगर कोई फीता काट रही है या शिलान्यास का शिलान्यास करती है या हमारे उद्घाटन का उद्घाटन करती है, तो हमारे काम है जिनका करती चली आ रही है मुसलसल 4.5 साल से। और समाजवादी पार्टी अपने काम के आधार पर ही रही है, काम के आधार पर ही रहेगी। आपने फिर काम बोलता का नारा दिया तो 2017 में काम बोला क्यों नहीं सर? काम खामोश कैसे हो गया था फिर?
ये बहुत बढ़िया अच्छा सवाल किया आपने हाँ। कि काम क्यों नहीं बोला। काम इसलिए नहीं बोला कि एक भारतीय जनता पार्टी जो कि ब्लैकमेलिंग की पार्टी रही है, इन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा कि हम 15 साल से उत्तर प्रदेश में नहीं हैं और अगर इसमें डबल इंजन की सरकार आ जाएगी तो हम चतुर्मुखी विकास कर सकेंगे। और साथ ही साथ आपने देखा कि 0 से लेकर के 212 नंबर तक की इन्होंने संकल्प पत्र दे दिए। लोग ये समझ सकते थे या समझा कि इन्होंने जो सपने दिखाए वो सपने कभी नहीं पूरा करेंगे। हमारी जो जनता थी वो इनके गफलत की शिकार हुई। मुझे ये बताइए सर, मुझे बताइए 2012 से 17 के बीच प्रदेश में बहुत कुछ देखा। प्रदेश में मुजफ्फरनगर दंगे देखे, गायत्री प्रजापति को देखा, सब देखा। आज की तारीख में ओवैसी जो आरोप लगा रहे हैं उसका कोई तोड़ है आपके पास? ओवैसी खुले मन से साफ कह रहे हैं कि आज तक कम से कम उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को किसी ने नहीं पूछा। इस सरकार से ठीक पहली सरकार आपकी थी, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं मैं, उसका कोई तोड़ है आपके पास? तो सबसे जी मैं त्यागी जी एक बात कहता हूं कि देखिए, ओवैसी साहब को हमने पहले भी कहा कि उनकी पार्टी आई है, लोकतंत्र में सबको लड़ने का अधिकार है, सबको जो है कोसने का अधिकार है, कोसने दीजिए, उनको लड़ने दीजिए चुनाव। उन्होंने इससे पहले भी चुनाव लड़ा था, 0.2% वोट पाए थे, 38 जगह लड़े थे, कुल 26,000 वोट पाए थे पूरे उत्तर प्रदेश में। लेकिन भूलिएगा मत सर, बिहार में सीमांचल में अच्छा प्रदर्शन किया था और इस बार पूर्वांचल में फोकस है असदुद्दीन ओवैसी का। अगर वैसे ही सफल हुए तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा जो मौजूदा पार्टियां उनको। एक ब्रेक के लिए रुकना होगा सर यहाँ पर, ब्रेक के बाद जल्द मैं वापस लौट रहा हूं, चर्चा लगातार जारी रहेगी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। राष्ट्रवाद में चर्चा लगातार जारी है। वास्तव में वापस आपकी बात में आ रहा हूं कि इत्तेहाद की बात करते करते सिर्फ मुसलमान कैसे याद रह जा रहा है असदुद्दीन ओवैसी को? जी बिल्कुल बिल्कुल त्यागी साहब, आपका सवाल लाजिम है। गीता भट्ट जी जो बहुत ही ज्ञानी है, उन्होंने बहुत सही बात बताई कि इंक्लूजन का मतलब है कि सभी को साथ में ले, सभी का विश्वास जीते। मैं जानता हूं कि गीता भट्ट जी ने भी साचार कमेटी रिपोर्ट भी पढ़ी होगी, जहां पे ये बात स्पष्ट है कि मुसलमान सबसे पीछे हैं, इकोनॉमी में, एम्प्लॉयमेंट में, एजुकेशन में। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी, मुझे ये बताइए सर, मुसलमान कि आपने कहां देखा कोई सा ऐसा स्कूल है जहां ऐसा ये कहा जाता हो कि भाई फला धर्म के लोगों को हम लोग पढ़ाएंगे नहीं? कोई ऐसी कंपनी है, कोई सरकारी नौकरी ऐसी है, कोई डिपार्टमेंट ऐसा है कहा जाता हो कि फला धर्म के लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी? किसने रोका है? नहीं त्यागी साहब, मौके तो आपके लिए बराबर है ना? जी बिल्कुल सभी बराबर है। लेकिन जब एक कोई जाति जब पीछे हो जाती है, उस जाति का जो लीडर होता है उस पे ये बात धार्मिक है कि उसको आगे लेकर जाए, हक की बात। अच्छा मुझे बताइए कि हैदराबाद के में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है खाली, उनका एजुकेशन रेट, उनका एम्प्लॉयमेंट रेट कितना है? 100% है सर? जी बिल्कुल भी नहीं त्यागी साहब, 100% नहीं है। ना कि हमारे हिंदू भाइयों का है, ना हमारे सिख, ना ईसाई भाइयों का है। यही फिक्र लेके तो असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में आए ना सर, तो जहां के हैं, जहां से राजनीति कर रहे हैं, जहां से उदय हुआ उनकी राजनीति का, कम से कम वहां तो पहले विकास का मॉडल स्थापित कर लिया होता। ये खाली जुबानी खर्च होता है सर। 15 पाठशाला चला रहे हैं ओवैसी साहब वहां पे। उस्मानिया एक यूनिवर्सिटी। मुझे ये बताइए सर, वो क्या कर रहे हैं उसका मतलब नहीं है। मुझे बताइए कि एजुकेशन का रेट क्या है मुस्लिम पॉपुलेशन का वहां पर, बताइए जरा। एम्प्लॉयमेंट का रेट क्या है मुस्लिम पॉपुलेशन का वहां पर? त्यागी साहब देखिए, हैदराबाद में माशाल्लाह ओवैसी साहब और मजलिस बहुत जबरदस्त काम कर रही है। 15 स्कूल चला रही है, कॉलेजेस चला रही है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, और उसके साथ साथ वहां पे तमाम जो हमारे एजुकेशन फ्री है सर सबके लिए वहां पर, मुसलमान भाइयों के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छा काम। शिक्षा फ्री है वहां पर सर? बहुत लोगों के लिए फ्री भी है। हाँ। जी बिल्कुल त्यागी साहब, फ्री एजुकेशन भी दे रहे हैं वो। बहुत सारे लोगों के लिए ठीक है, फ्री एजुकेशन। ठीक है सर, प्रोफाइलिंग की बात होगी। प्रेम शुक्ला जरा मुझे बताइए, 2 बातों के जवाब मैं चाहूंगा आपसे। पहली बात यह कि आजादी के 72 साल बाद भी अगर ये कहा जाए कि फला वर्ग को प्रतिनिधित्व नहीं मिला या फला वर्ग को बढ़ावा नहीं दिया गया, जबकि भारत में हर एक जाति, वर्ग, समुदाय, धर्म के लिए एक जैसे नियम है, बल्कि कुछ जगह रिजर्वेशन देकर के उत्थान की करने की कोशिश की गई, तो फिर आज की तारीख में दलील कैसे बैठती है कि मुसलमानों को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया गया? देखिए, मुसलमानों पर बढ़ने का मौका दिया गया, इसलिए आदरणीय मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात करते हैं। आप एक हमारे समाज का एक वर्ग जो है वो आगे बढ़ेगा, बाकी वर्ग वहां अवसर नहीं होंगे, इस तरह की हमारे यहाँ संवैधानिक कोई व्यवस्था नहीं है। अगर कोई भेदभावपूर्ण जो है काम करता है तो अंततः जनता ऐसे भेदभावपूर्ण काम करने वाले को सबक सिखाती है। इसलिए सबको साथ लेकर चलने की बात कीजिए। कृपा करके जो है सामाजिक विद्वेष, सामाजिक विभाजन से आप जो है चुनावी राजनीति चर्चा में सर वक्त कम बचा। प्रेम शुक्ला जी एक छोटे से सवाल का जवाब और दे दीजिए। बार बार एलिगेशन लगता है आपके ऊपर कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम है,
कोई ऐसा कुछ है कि सर पीछे से कनेक्शन चल रहा हो? तो समझौता कांग्रेस से करते हैं, समर्थन कांग्रेस को देते हैं। हाँ। और बी टीम हमारी हो जाते हैं। हाँ। समर्थन टीआरएस को देते हैं, समझो, और बी टीम हमारी हो जाते हैं। ये तो गजब बात हुई कि टीवी दुश्मनी पे आप हमारी सर बी साफ टीम कर हो जाए। दीजिए हाँ या ना में, ताकि आगे कम से कम कोई सवाल ना उठाए कि बीजेपी की बी बिल्कुल, टीम है या हमारी नहीं है। ओवैसी जैसी शक्तियों का भारतीय जनता पार्टी से कोई लेन देन नहीं हो सकता। हाँ जैसे त्यागी साहब 5 सेकंड ले लूं, जी। जैसे ओवैसी भाई कहते हैं कि ओवैसी हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स की लैला है और ये तमाम जो दूसरे पार्टी है मजनू है, सबके साथ जुड़े रहते हैं। ठीक है सर, ये राजनीतिक बयानबाजी है। विचारणी लैला है तो चर्चा में वक्त मेरे पास इतना ही था। चर्चा को विराम देने का बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए, चर्चा को सार्थक बनाने के लिए। लेकिन आम लोगों के लिए हम जरूर कहना चाहेंगे कि नेता आपके पास आएंगे, आपके सामने मंच पर बैठेंगे, जाति को लेकर के, धर्म को लेकर के, समुदाय को लेकर के खूब भड़काने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप याद रखिए कि आपका असली मकसद क्या है कि स्वस्थ लोकतंत्र देश में स्थापित होना चाहिए। न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, बल्कि काम के आधार पर आप वोट कीजिएगा। राष्ट्रवादी फिलहाल सिर्फ इतना ही, रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।